नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे, जैसे आपने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद आप डिफ़ॉल्ट हो गए, और डिफ़ॉल्ट होने के कई कारण हो जाते हैं। जैसे कोई विषम परिस्थिति मतलब जेन्युइन डिफ़ॉल्टर, किसी विषम परिस्थिति, जॉब लॉस हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, या फिर कोई आपने बिजनेस खोला था उसमें लॉस हो गया, या कोई बीमारी ऐसी हो गई, या पारिवारिक कोई ऐसी समस्या हो गई जिससे आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाएंगे। और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल लोन सिबिल को बचाने के लिए, और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं। उसके बाद आपको हरास और परेशान करने के लिए रिकवरी एजेंट शुरू, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे, गाली गलौज करेंगे। ये इनका जो नाटक चलता है। अगर आपको अपने राइट्स अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं पता है तो ये अपना प्रोसेस जो होता है वो करते हैं। उसके बाद फ़ोन करना, फ़ोन पे हरास करना, फर्जी पुलिस बन जाना, फर्जी एडवोकेट बन जाना, कैसे भी कैसे हर तरह से है। देखिए इस समय प्रेशर मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च जो चल रहा है, इसमें बहुत प्रेशर होता है। ये हर संभव कोशिश करते हैं, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, इनका बस चले तो ये जज भी बन जाए और आपको आदेश दे दे, आपको जेल भी करा दे। इनका बस नहीं चलता, ये जेल नहीं करा सकते नहीं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद कानूनी नोटिस, नोटिस पे नोटिस, ये सब तो जो सिलसिला होता है वो चलता रहता है। लेकिन हो क्या रहा है, सेटलमेंट लेटर दे, ऐसा कुछ फ्रॉड हमारे कुछ क्लाइंटों के पास, 5 क्लाइंट, लगभग 4-5 क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ। इन्होंने सेटलमेंट लेटर दे दिया और कि हाँ ये सेटलमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओटीएस होता है और एक होता है रेगुलर होता है। इन्होंने क्या किया, कहा कि आपकी जो 3 ईएमआई डिफॉल्ट है, तीनों ईएमआई का आपका मैं ब्याज छोड़ दे रहा हूं, आप जो 3 ईएमआई डिफॉल्ट है इतने के पेमेंट कर दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो आपके अकाउंट को रेगुलर करने की बात कर रहा था। 3 ईएमआई जो डिफॉल्ट थी उसके सेटलमेंट के लिए लेटर दे दिया। और ये हमारे जो क्लाइंट थे वो तो कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। वो समझदार मतलब वो किसी एक्सपर्ट से सलाह तो लिए नहीं, जब पेमेंट कर दिए और हमें सेटलमेंट लेटर दिखा रहे हैं, सर ये सेटलमेंट हो गया है मेरा, ये जेन्युइन है। अरे जब आपने कर लिया तब क्यों पूछ रहे हैं? और हुआ क्या उनके साथ, 3 ईएमआई का सेटलमेंट करके फिर उनके अकाउंट को रेगुलर कर दिया, माने फिर अगले महीने से आपकी ईएमआई चालू। तो ऐसे फ्रॉड भी हो रहा है। और ये लोग जिसको जानकारी नहीं है, जो नहीं समझ पाए, वो तो ओटीएस देखे, 1 टाइम सेटलमेंट का ऑफर आ गया है, ब्याज भी छोड़ दिया है, और उन्होंने किया क्या, तीनों ईएमआई का पेमेंट बता दिया, 3 ईएमआई का इतना अमाउंट है, इतना आपको देना पड़ेगा, आपका ओटीएस 1 टाइम में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और था ओटीएस क्या, 3 ईएमआई का ओटीएस था, 3 ईएमआई को एक बार में सेटल कर दिया, आपका अकाउंट रेगुलर हो गया, ब्याज को छोड़ दिया। तो ऐसा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अभी आते हैं टॉपिक पे। पहले तो होता क्या है, सेटलमेंट कितने प्रकार के होते हैं पता है? सेटलमेंट में भी 2 प्रकार के होते हैं। अब मैं बार बार आपको कहता हूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं किसी विषम परिस्थिति के कारण, तो क्या आपने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दिया? सबसे पहला काम क्या है कि कंपनी को आप लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस जेन्युइन डिफॉल्टर मतलब जो किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की ईएमआई नहीं दे रहे हैं उनके लिए है। अगर कुछ लोग ऐसा है जो कि कहें सर मैं लोन लिया था और शेयर मार्केट में लॉस हो गया, तो क्या यह जेन्युइन है? आपने ऑनलाइन गेमिंग में मैंने पैसा हार गया, लॉस कर गया, तो क्या यह जेन्युइन है? आप बताइए कमेंट में। कहीं आपने ब्याज पे पैसे दे दिया, या फिर आपने किसी को अपने उधार दे दिया, तो क्या यह जेन्युइन है? तो साफ शब्दों में सुन लीजिए, ये जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं है। कंपनियां इसको जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं कंसीडर करेगी। आपको लोन दिया गया था, पर्सनल लोन दिया गया था, आपने शेयर मार्केट में लॉस कर दिए और ऑनलाइन गेमिंग में जुआ खेल गए, तो इस कंडीशन में आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हैं। तो किसी विषम परिस्थिति मतलब कोई दुर्घटना, व्यापार में घाटा होना, कुछ भी ऐसी कोई समस्या होती है जो कि पूरी तरह से कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, उसमें किसी को बता के नहीं होती कि मैं दुर्घटना हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए आरबीआई की गाइडलाइन है, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट लिया है, नहीं डिफॉल्ट कर चुके हैं, नहीं दे पा रहे हैं, या फिर डिफॉल्ट हो चुके हैं, या डिफॉल्ट हो रहे हैं, या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को अवगत कराना। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के माध्यम से ही भेजें, क्योंकि एडवोकेट के लेटर हेड पे जो जाएगा उसका उनको जवाब देना, उनको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लीगल प्रायर नोटिस है, कानूनी तरीके से है। और नहीं तो इसके बाद ये रिकवरी एजेंट जो फर्जी वाले कुत्तों की तरह, पागल कुत्तों की तरह नहीं, पागल कुत्तों की तरह जो दौड़ते हैं, इस समय तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ ज़्यादा ही हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फर्जी वकील, फर्जी पुलिस, इतने फ़ोन आते हैं हमारे पास, सर पुलिस का फ़ोन आ रहा है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, ये रिकवरी करने का काम पुलिस का नहीं है। एडवोकेट का काम है कोर्ट में नोटिस देना, आपको इन्फॉर्म करना, आपको धमकाना, डराना, ये एडवोकेट का काम नहीं है। लेकिन ये जो पागल कुत्तों की तरफ घूम रहे हैं और आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको डराएगा, आप डरिए मत। आप उनसे पहला का कोई भी आता है पागल, कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, आप उससे आई कार्ड मांगिए। अभी आज फोन आया, सर कोई 2 पागल कुत्ते माने 2 रिकवरी एजेंट आए हुए हैं, तो क्या करें? तो मैंने कहा पहले तो उससे पूछो हो कौन तुम, आई कार्ड है उसके पास? कह रहे सर आप बात कर लीजिए। मैंने कहा मैं क्या बात करूंगा, बात से तो उन्होंने फोन दे भी दिया उसको कह के। तो मैंने पूछा आई कार्ड है? कह रहा हाँ। हमने कहा विजिट लेटर है? कह रहा है नहीं। हमने कहा डीआरएक लाइसेंस है? कह रहा है। तो हम कहा है तो दिखा दो इनको। कह रहा है नहीं लेकिन ऑफिस में है। हम कहा तो ऑफिस में जाओ, ऑफिस से लेके आना तब बात करना। और मैंने कहा बिना होम विजिट लेटर के आपको बात नहीं करनी है, बिना होम विजिट लेटर के आपको बात नहीं करनी है। तो साफ साफ उनको समझ में आ गया कि अब यहाँ पे ये डरने वाला क्लाइंट नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने सीधा रास्ता दिखा दिया कि बस जाइए, बिना विजिट लेटर के मैं बात नहीं करता। तो ये होता है, ऐसे ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं। और जो डर जाएगा, जो घर में बैठा लेगा, डरेगा, चाय पिलाएगा, पानी, ये पहली बात उनको घर के अंदर आने का राइट ही नहीं है, ना आने देना चाहिए। पता नहीं कौन है तुम, चोर हो, कौन हो, कैसे हो, क्या हो, कैसे पता चलेगा? उनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, आपके कह देने मात्र से ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि लेटर, सेटलमेंट लेटर। तो सेटलमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, एक होता है रेगुलर सेटलमेंट। और एक तो जो 3 EMI का मैंने बताया कि आपका 3 EMI डिफॉल्ट हुआ है, 3 EMI का सेटलमेंट करके आपके अकाउंट को रेगुलर कर देना होता है। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए, ये लोग कहीं कहीं ऐसा फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। जैसे आपने 2 लाख का लोन लिया, नहीं दे पाए, डिफॉल्ट हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीत गए, आपने उनसे डिमांड किया कि नहीं मेरे अकाउंट को सेटलमेंट कर दिया जाए, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो सेटलमेंट का उन्होंने ऑफर किया, तो सेटलमेंट उन्होंने कहा 30% पे सेटलमेंट करेंगे। तो 60,000 रुपये होता है लगभग 2 लाख का। तो 60,000 रुपये आपके पास इतने ही है, तो आप कह दीजिए मुझे ये सेटलमेंट स्वीकार नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फिर वो कम करते हुए 20% पे आएंगे। 20% पे मतलब 40,000 में 2 लाख का मैटर था, 40,000 में सेटलमेंट का ऑफर आता है, आपके पास पैसे हैं तो आप कह दीजिए मैं इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ। और 20% में ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, सबसे बेस्ट सेटलमेंट ओटीएस सेटलमेंट होता है। 40,000 रुपये आप उनको अकाउंट में दीजिए, वन टाइम एक बार में दे करके पूरे अकाउंट को क्लोज कर लीजिए, उसके बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। तो ये सेटलमेंट होता है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। और इसी सेटलमेंट को जैसे 40,000 का है उसको ईएमआई में सेटलमेंट करते हैं। ईएमआई मतलब होता है कि इसमें आपको डेट दे दिया जाए कि इस डेट पे आपको 10,000 देना है, इस डेट पे 10,000 देना है, इस डेट पे 20,000 देना है। तो ऐसे ऐसे 3-4 ईएमआई जो भी बन जाती है। तो उसके बाद आपका अगर डेट के 1 दिन भी लेट हुआ, या फिर नेटवर्क नहीं है, या फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, या फिर 1 दिन भी लेट हुआ, आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आपने जो एग्रीमेंट किया था, जो लेटर था, लेटर ही जीरो हो जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। क्योंकि आपने तो लोन, आपका जो टाइम दिया था इस टाइम पे आपने पेमेंट नहीं किया, उसके लेट कर दिया, 1 दिन भी लेट हुआ तो सेटलमेंट ही कैंसिल हो जाता है। तो कभी भी मैं बता दूं, सेटलमेंट आपको करना है तो ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट करिए, ये रेगुलर सेटलमेंट में मत पड़िए। और ये चीज ध्यान दीजिए कि जो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि हमारे जो क्लाइंटों के साथ हो रहा है कि ईएमआई का सेटलमेंट कर दिए कि 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आपका एनपीए में गया, एनपीए से बाहर निकलने के लिए आपको 3 ईएमआई का सेटलमेंट लेटर दे दिया ओटीएस में, आपने समझ लिया कि तुम्हारे फुल फाइनल सेटलमेंट है, लेकिन वो फुल फाइनल नहीं, वो पार्ट में जो 3 ईएमआई डिफॉल्ट थी उसका सेटलमेंट था और आपके अकाउंट को रेगुलर करने के लिए था। तो ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से
जो लोन का एक्सपर्ट हो उससे राय लें। ऐसा नहीं कि आप अपने खुद एडवोकेट बनने लगते हैं कि नहीं मैं ही सब जान रहा हूँ, उसके बाद में फ़ोन करेंगे सर मेरा ये तो सेटलमेंट हो गया, वेरीफाई करके बताइए, तो पता चला सर ये सर बताए कि तो आपका वेरीफाई किया, आपका तो अकाउंट रेगुलर हो गया है, 3 EMI का सेटलमेंट करके आप सोच रहे हैं पूरा सेटलमेंट ही होगा, आपका अकाउंट रेगुलर हो गया, हर महीने EMI डालिए उसमें। एक तो वैसे ही आपके पास पैसे ही नहीं है, उसके बाद वो भी डाल दिए जो सेटलमेंट के नाम पे था। तो ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो जाए, तो इसलिए लोन लिए नहीं दे पा रहे हैं तो उसका सेटलमेंट रेगुलर में ही करिए। और उसके बाद जो वन टाइम सेटलमेंट है OTS, हमेशा OTS में ही सेटलमेंट करिए, वन टाइम सेटलमेंट करिए। अगर आपका EMI में सेटलमेंट करते हैं तो फिर आपकी जैसे कि 3 EMI डिफ़ॉल्ट हुई है, 3 EMI का सेटलमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। एडवोकेट से जरूर संपर्क कर ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आपको एडवोकेट से संपर्क कर ले कि हाँ ये प्रोसेस है, ये तरीका है, ये करना है, ये नहीं करना है। और सदैव कभी भी कोई भी काम करना हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी बातें करें एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। बिना एक्सपर्ट के सलाह के आप कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। और कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन हो, किसी प्रकार का कोई भी नोटिस हो, नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर करना है। यदि आप नोटिस का रिप्लाई करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो कहीं न कहीं आपको बिलफुल डिफॉल्टर या फिर आपको ऐसी श्रेणी में ला दिया जाएगा कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो कि आपकी नीयत नहीं है। आप अगर लीगल प्रायर नोटिस आपने दिया है तो इसका मतलब आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो। आप किसी विषम परिस्थिति के कारण जिसको रिटन में आपने लिख करके कंपनी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है, तो इसलिए कभी भी कोई काम करना हो तो बैंक से जो भी कम्युनिकेशन करे आप उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से रिटन में करें और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें। मेल भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी कंडीशन में मेल डिलीवर्ड नहीं हुआ या नहीं चेक किया गया, सामने वाले ने नहीं देखा, तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर के साथ ये उस कंडीशन में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करिए ताकि उसमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो स्पीड पोस्ट की डिलीवरी रिपोर्ट जो आपका डिलीवर्ड हो जाता है, स्पीड पोस्ट आपका जो नोटिस लीगल प्रायर नोटिस, उसकी रिपोर्ट निकाल के अपने पास रखिए, उसकी ट्रैकिंग आईडी अपने पास रखिए ताकि आप उसको बाद में प्रमाण दे सके कि मैंने कंपनी को अवगत कराया था, जो कि RBI की गाइडलाइन में है। और अपने किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में कहीं पे आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, बेल कराना होता है, आगे का प्रोसेस कराना होता है, तो मेरा नंबर है, आप हमारी टीम से संपर्क करके अपना बेल करा सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।